नमस्कार। बंगलोर में हिंसा हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं। हिंसा की वारदात को लेकर ख़बरें आप तक पहुंच गई हैं। इसलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं उनमें नया तथ्य आपके लिए कुछ हो, यह दावा नहीं किया जा रहा। हम सिर्फ बंगलोर की घटना पर जो प्रतिक्रिया हुई है हमारे बीच, भारतीय समाज के बीच और भारतीय समाज के अलग अलग तबकों के बीच, उस पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले यह कह देना बहुत ज़रूरी है कि बंगलोर में जो हिंसा हुई उसे किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता और उसे किसी भी तर्क से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। घटना अगर यह थी कि किसी ने सोशल मीडिया पर हज़रत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद किसी के मन में उसको लेकर क्षोभ हुआ और फिर उन्होंने एक भीड़ इकट्ठा की और वह भीड़ बढ़ती चली गई, उनके काबू से बाहर हो गई जिन्होंने उसे इकट्ठा किया था। और वह जिसने यह सोशल मीडिया पर हरकत की थी उसके माँ बाप के घर और उसके रिश्तेदार के घर पहुँच गई। उसके रिश्तेदार जो इत्तेफाक से विपक्षी दल के नेता भी हैं और दलित समुदाय के भी हैं, उन दोनों घरों को भीड़ ने बर्बाद कर दिया। बाहर भी कुछ लूटपाट हुई। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जिस थाने पर इस पोस्ट को लेकर, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराने कोई साहब पहुंचे थे। सवाल यह किया जा सकता है कि अगर उन्हें क्षोभ था तो वे अकेले शिकायत कराने क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने एक झुंड अपने साथ इकट्ठा किया? क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह झुंड बढ़ सकता है और बेकाबू हो सकता है? अगर आपको किसी की हरकत नागवार गुजरी है तो कानून में इसका प्रावधान है और आप उसका सहारा ले सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाहर यदि आप एक भीड़ इकट्ठा करते हैं तो वह भीड़ आपके ही कहने पर चलेगी, इसकी गारंटी आप नहीं कर सकते। या कौन जाने, शायद आप यही चाहते थे। इसके बहुत सारे पहलू हैं और इन पर बात हो सकती है। लेकिन भारत में जिन लोगों ने भी इस प्रकार की सामूहिक हिंसा का अध्ययन किया है, वे सारे लोग यह कहते हैं कि ऐसी हिंसा की घटनाओं के बारे में यह कहना कि वे स्वतः स्फूर्त थीं गलत है। कुछ जगह हो सकती हैं, लोगों को गुस्सा आ सकता है और वे हिंसा पर उतारू हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह यह पूर्व नियोजित और पूर्व संगठित होता है। जैसे इस मामले में ही ले लें। इस मामले में जो हिंसा हुई वो एक तरफ तो यह थी कि घर बर्बाद किए गए, लूटे गए और जलाए गए, और उनके जिन्होंने यह हरकत नहीं की थी। तो फिर करे कोई और भरे कोई? क्या सिर्फ इसलिए कि वे उनके रिश्तेदार थे, जिसने यह हरकत की थी उनसे उनका रिश्ता था, क्या इसके लिए उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए? अगर आप सज़ा देने के लायक हैं भी तो उसकी योग्यता और उसका अधिकार आपके पास है भी। यह सबको मालूम है कि ना तो जांच करने का अधिकार भीड़ को है और ना सज़ा देने का अधिकार है। तो फिर इस हिंसा को किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हम इसके बाद आए। इस हिंसा में पुलिस ने भी गोली चलाई और 3 लोग मारे गए। हिंसा मुसलमानों की भीड़ की ओर से हुई थी। जो 3 मारे गए वे भी मुसलमान थे। तो नुकसान उनको हुआ जिनको इकट्ठा किया गया था हजरत मोहम्मद के अपमान का जवाब देने के लिए। नुकसान मुसलमानों का हुआ। अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं, इस पर जो प्रतिक्रिया हुई उस पक्ष पर। प्रतिक्रिया एक बड़े तबके में दुख की नहीं थी, खुशी की थी। देखो, हम ना कहते थे, ये लोग ऐसे ही हैं, इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। या वे चुनौती देने लगे दूसरों को, इस हिंसा पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलिए,
आप जो दूसरी हिंसा पर बोलते थे। जो लोग इस प्रकार की चुनौती भरी भाषा बोल रहे हैं वे ये मान कर चलते हैं कि इस तरह की हिंसा का समर्थन किया जा सकता है। क्या यह इसलिए कि वे स्वयं इस प्रकार की हिंसा का कहीं ना कहीं समर्थन कर चुके हैं, और क्या इसलिए कि वे इस प्रकार की हिंसा को कुछ दूसरे प्रसंगों में स्वतःस्फूर्त ठहराते रहे हैं? अगर यह हिंसा स्वतःस्फूर्त नहीं थी, यह हिंसा संगठित नहीं थी, तो फिर जितनी भी हिंसा की घटनाएं भारत में इसके पहले हुई हैं और जिनका निशाना ज़्यादातर मुसलमान ही हुए हैं, वे हिंसा की घटनाएं भी पूर्व नियोजित और पूर्व संगठित ही थीं। वह चाहे सालों पहले दिल्ली के बगल में दादरी के एक गांव में मोहम्मद इखलाक के घर में घुसी भीड़ का हो, जिसने उनके घर में घुसकर उनका रेफ्रिजरेटर खोला, मांस निकाला और कहा यह गाय का मांस है। यह स्वतः स्फूर्त नहीं था, यह इकट्ठा की गई हुई भीड़ थी। या वह भीड़ जो किसी ऑटो ड्राइवर को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करती है, वह भी स्वतः स्फूर्त नहीं है। वह भीड़ भी स्वतः स्फूर्त नहीं है जो किसी टेम्पो को रोकती है क्योंकि उसमें बफेलो का मांस है और उसे गोमांस करके रोका जाता है और उस पर हमला किया जाता है। वह भीड़ भी स्वतः स्फूर्त इकट्ठा हो गई भीड़ नहीं है, वह भी पूर्व संगठित और पूर्व नियोजित है। इसलिए पहले तो वे लोग जो इस हिंसा का उत्तर कुछ और लोगों से मांग रहे हैं, उन्हें भीड़ की हिंसा के बारे में अपना नज़रिया तय करना चाहिए। तीसरा पक्ष इसका यह है, यह कहा जा रहा है कि आखिर किसी ने इस तरह की टिप्पणी ही तो की थी, पोस्ट ही तो किया था, इस पर इतना भड़क जाने की बात क्या थी? तो सवाल यह है कि क्या वह पोस्ट सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से किया गया था? क्या वह पोस्ट मुसलमानों के बारे में या मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं के बारे में, इस्लाम की धार्मिक परंपरा के बारे में, हज़रत मोहम्मद साहब के विषय में कोई नई जानकारी देने के लिए लिखा गया था? वह पोस्ट किया ही गया था इस इरादे से कि लोग चिढ़ें और भड़कें, और वह पोस्ट अपने इरादे में कामयाब हो गया। आप ये कह सकते हैं कि आप उसके बहकावे में आ गए और उसको सफल कर दिया, यह अलग बात है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि पोस्ट ही तो किया था, उन्हें यह सोचना चाहिए पोस्ट किया क्यों था। और फिर हम यह भी सोचें कि इस प्रकार के पोस्ट वह फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो या अखबारों में किसी भी विषय पर लिखा जा रहा लेख हो, उस विषय के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लगातार इस्लाम से जुड़े हुए प्रतीकों या व्यक्तित्वों को दिए जाने वाली गाली गलौज से जुड़ी हुई पोस्ट हो। इन सारी पोस्ट को देखें, कौन से दिमाग हैं जो ये पोस्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम चाहे जो बोलें, लेकिन दिल टटोल कर बोलिए। क्या आप यह बात किसी से रिश्ता बनाने के लिए कर रहे हैं या रिश्ता बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं? इस विषय पर आज से तकरीबन 100 साल पहले प्रेमचंद ने विचार किया था। प्रेमचंद ने स्वामी श्रद्धानंद की एक किताब की समीक्षा की जिसमें उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ों का एक इतिहास लिखा। प्रेमचंद ने लिखा कि यह जो इतिहास इन्होंने लिखा है, तो झगड़े हमेशा होते रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों में भी हुए होंगे, हिंदुओं और हिंदुओं में हुए हैं, हिंदुओं और बौद्धों में हुए हैं, हिंदुओं और जैनियों में हुए हैं। झगड़े किन में नहीं हुए हैं? खुद मुसलमानों और मुसलमानों में हुए हैं। तो यह इतिहास लिखने का उद्देश्य क्या है? क्या इस प्रकार के इतिहास लिखने का उद्देश्य नई प्रकार की बंधुत्व की भावना पैदा करना है या अलगाव पैदा करना है? यही बात प्रेमचंद ने एक दूसरे सिलसिले में भी कही। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नाम आप सारे लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक किताब लिखी, इस्लाम का विश्व वृक्ष। प्रेमचंद के वे परिचित थे। प्रेमचंद ने कहा, वे मेरे मित्र हैं, प्रतिभाशाली हैं, कुशाग्र हैं, लेकिन वे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हैं। उनके मन में जो विष है, उस विष को वे यहाँ निकाल रहे हैं। यही बात उन्होंने एक तीसरी किताब के सिलसिले में कही, जो कुरान की एक सूरा का
अनुवाद था, बल्कि कुरान के एक अनुवाद का एक हिस्सा था। प्रेमचंद ने एक बहुत सीधी सी बात कही कि जो दोनों लोग अनुवाद कर रहे हैं उनका दावा है कि वे अरबी और फ़ारसी के आलिम फाजिल हैं और इस पर शक नहीं किया जा सकता। उनका यह भी दावा है कि वे कुरान अच्छी तरह से जानते हैं और वे कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं और उसकी टीका कर रहे हैं। प्रेमचंद यह पूछते हैं कि क्या इस टीका की परीक्षा इस्लाम के किसी ऐसे आलिम से कराई गई है, इस्लाम को जानने वाले से कराई गई है जो खुद मुसलमान हो? अगर आप उस परंपरा में नहीं हैं तो आप खुद अपने मन में सोचिए, आपको उस परंपरा पर टीका करने का क्या अधिकार है। प्रेमचंद यह भी कहते हैं कि हम जब भी दूसरे धर्म के पास जाएं तो हमेशा आदर के साथ, सौजन्य के साथ, कुछ सीखने के मकसद से, न कि उस पर हमला करने के मकसद से। लेकिन भारतवर्ष में कुछ लोगों ने इसको अपना अधिकार समझ रखा है कि वे दूसरे धर्म की से जुड़ी हुई शख्सियतों, उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाज का अपमान करते हुए, उनकी खिल्ली उड़ाते हुए पोस्ट लिखते रहें, टिप्पणी करते रहें, ये दावा करते रहें कि वे उसके जानकार हैं। वे हिंसा भड़काना चाहते हैं। प्रेमचंद ने भी लिखा कि इस तरह की किताबों का एक ही उद्देश्य हो सकता है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा करना, समझदारी पैदा करना नहीं। कोई भी काम जो वैमनस्य पैदा करने के लिए किया जा रहा हो शुभ नहीं है, उचित नहीं है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता। इसलिए जहां हम बेंगलोर की हिंसा को पूरी तरह अस्वीकार करेंगे, उसे किसी भी तरह कबूल नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इससे एक और सबक लेंगे कि वे हिंदू भाई और बहन जो इस्लाम से जुड़ी हुई परंपराओं, इस्लाम से जुड़ी हुई शख्सियतों, उनसे जुड़ी हुई श्रद्धेय शख्सियतों या ईसाइयत पर टिप्पणी कर रहे हैं, वे पहले अपने दिल को टटोल लें। क्या उनके दिल में शैतान बैठा हुआ है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।